हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिफ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया और वी हैव कंप्लीटेड इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन आल्सो। और डिफ्रैक्शन के केस में हमने रिजॉल्विंग पावर भी कर दिया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट एज ए करना है पोलराइजेशन। हमें तीन फिनोमिनन करनी है इस चैप्टर में, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो दो तो कर दी हमने, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। चलो अब पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन है क्या? तो ये भी एक वन टाइप ऑफ फिनोमिनन ही बोलेंगे कि दैट इज द वन फिनोमिनन ऑफ द लाइट। लेकिन प्रॉपर पोलराइजेशन करें, चलो उससे पहले हमारे पास जो वेव्स है उसके क्लासिफिकेशन याद करें, मतलब द टाइप्स ऑफ वेव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव्स। तो वी हैव डिवाइडेड द वेव इनटू फोर क्लासिफिकेशन, फोर कैटेगरी। फर्स्ट मैकेनिकल वेव, सेकंड नॉन मैकेनिकल, वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्ड ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलो अब पोलराइजेशन के केस के अंदर हमें दो ही वेव्स पर कंसंट्रेट करने हैं और वो है ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल को अभी हम यहां पर नहीं देख रहे क्योंकि पता चलेगा कि पोलराइजेशन में करना क्या है। तब अगर यहां पर हम पोलराइजेशन के केस में वेव्स याद करें तो वेव्स हमें दो ही याद करने हैं। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो अब यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या कि किस वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे? तो बोल सकते हैं कि व्हाटएवर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब अगर हम ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सोचे तो पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव। साउंड वेव है वो हमारा एज ए लॉन्गिट्यूडनल है। तो चलो अब ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव तो ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे? तो ट्रांसवर्स वेव में बोलेंगे कि जो भी पार्टिकल्स है दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब जो वेव्स पार्टिकल्स है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, देन जो भी हमारे पास वेव्स ऐसे बनेंगे दिस ऑल आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलरली टू द प्रोपगेशन। अब अगर हम याद करें हमारा केस इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन पॉसिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव। मतलब इंटरफियरेंस लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी होगा एंड ट्रांसवर्स वेव का भी होगा। लाइक दैट डिफ्रैक्शन इज आल्सो पॉसिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव।
मतलब ये जो दोनों वेव्स है, दोनों वेव्स का इंटरफियरेंस हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन बोले कि हम पोलराइजेशन इज ओनली द टेस्ट फॉर द ट्रांसवर्स वेव। इसका मतलब द ट्रांसवर्स वेव ओनली पोलराइज्ड, पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का ही होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है, the polarization only the test of given wave is transverse wave। longitudinal wave cannot be polarized। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ये क्वेश्चन याद रखना है। अगर तुम्हें कोई भी ऐसे अलग अलग टाइप के वेव्स दे दे और उसमें से पूछ ले कि कौन से वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल वेव, अदरवाइज उसका एग्जांपल साउंड वेव, कि साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज। अब क्यों पोलराइज पॉसिबल नहीं है वो हम करते हैं आगे। और अब हम बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन ओनली द ट्रू टेस्ट फॉर द ट्रांसवर्स वेव। मतलब अगर तुम्हें दो वेव्स दे रखी है और पूछे कि इसमें से कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव है, देन इंटरफियरेंस से पता नहीं चलेगा, डिफ्रैक्शन से पता नहीं चलेगा, हमें प्रोसेस करनी पड़े पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन होता है देन द इंसिडेंट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ देन इंसिडेंट वेव इज नॉट ए ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो अब करते हैं कि पोलराइजेशन हम जो बोल रहे हैं, पोलराइजेशन मतलब है क्या। तो पोलराइजेशन करें उससे पहले हमें यहाँ पर जो भी वेव्स है उसका भी हमें एक अलग से करना है कि अगेन द टू टाइप्स ऑफ वेव्स बोल सकते हैं हम कि अनपोलराइज्ड वेव एंड पोलराइज्ड वेव। तो पहले अनपोलराइज्ड वेव करते हैं। क्योंकि अनपोलराइज्ड वेव है वही पोलराइज हो सकती है। तो चलो अनपोलराइज्ड वेव में होगा क्या, तब ये जो भी हमें लाइट दिखती है, जो सन की लाइट है, फिर हम ऐसे कोई भी ट्यूब लाइट या कोई भी बल्ब, जो भी हमें लाइट ऐसे दिखती है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट इन वेव। मतलब जो लाइट वेव है हम बोलते हैं इट इज नॉन मैकेनिकल वेव, द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द लाइट। ओके, अब ये जो लाइट है वो जो लाइट है वो हमारे लिए नॉन मैकेनिकल है और उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या, तो उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आल्सो। मतलब तीनों परपेंडिकुलर। अगर हम बोले कि जो लाइट है वो ऐसे प्रोपागेट हो रही है इस डायरेक्शन में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस डायरेक्शन में हो सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इस डायरेक्शन में। all three are perpendicular to each other. In electromagnetic wave, electric field and magnetic field are perpendicular to each other and it is perpendicularly to the direction of propagation also. अब हम बोल रहे हैं कि जो भी हमें लाइट दिख रही है, इफेक्ट ऑफ द लाइट, ये पूरा जो भी हमें दिख रहा है ऐसे कलरफुल वर्ल्ड, जो भी लाइट दिख रही है, दिस इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स।
उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई काम नहीं है। मतलब जैसे हमें सनलाइट, सन रेज दिखती है, बल्ब ऑन करें, ट्यूबलाइट ऑन करें तो हमारे रूम के अंदर जो भी हमें लाइट दिखती है, दिस इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलो अब बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव का मतलब क्या और पोलराइज्ड वेव का मतलब क्या। तो पहले अनपोलराइज्ड वेव, तो अनपोलराइज्ड वेव में बोलेंगे कि सपोज दिस वन इज आवर बीम ऑफ लाइट, मतलब जो भी लाइट आ रही है ऐसे, उसमें से तुम एक सर्कल में एक लाइट आती हुई सोचो, दिस इज द बीम ऑफ लाइट। देन इन बीम ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब the oscillations of the electric field vectors are in all direction which is perpendicularly to the beam of light. It's called unpolarized light, unpolarized wave. Unpolarized wave देखो या unpolarized light। तो once again unpolarized light का मतलब क्या। तो suppose this one is our beam of light जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सभी डायरेक्शन में होंगे, मतलब ऐसे कुछ, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन ऑल डायरेक्शन एंड विच इज परपेंडिकुलरली टू द प्रोपागेशन ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर ये हम सोचे कि ये बीम ऑफ लाइट की ऐसे ये क्रॉस सेक्शन, ये प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स उसके परपेंडिकुलर होते हैं ऑल डायरेक्शन। The beam of light in which electric field vectors are in all direction, which is perpendicularly to the direction of propagation, it's called unpolarized light. चलो अब यही unpolarized light है जिसको मैं यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो भी है वो सब पैरेलल और ये जो भी है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब इसी के दो पार्ट्स बन सकते हैं। चलो मैं ये एक लाइन ये कंसीडर करूं इसमें, देन अगर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऐसा हुआ इसके बाजू वाला यही, तो वो कुछ एंगल बनाएगा ऐसे, और एंगल बनाएगा तो उसके हमें दो कंपोनेंट मिल सकते हैं, एक पैरेलल दूसरा परपेंडिकुलर। तो पैरेलल ये मैंने दिखा दिया और जो परपेंडिकुलर है वो मैंने ऐसे दिखा। फिर इसके बाजू वाला वेक्टर सोचो तो वो भी कुछ एंगल बनाएगा, इसके साथ ये पैरेलल हम बोल देंगे। तो अगर इसके साथ जो भी एंगल बनाया उसका वापस हमें इसके ऊपर पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा। दैट्स व्हाई the unpolarized light made up of two components only, parallel and perpendicular component, क्योंकि जितने भी इसके ऐसे अलग अलग वेक्टर्स बनेंगे इस साइड तुम सोचो तो यहाँ पर भी हमारा रेफरेंस ये लाइन है, तो इसके साथ जो एंगल बना है तो दो कंपोनेंट हमें मिल सकते हैं। देन इट इज बोथ आर कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें भी इन ऑल डायरेक्शन, यहां पर हमने इसके दो कंपोनेंट ले लिए, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये मिक्सिंग वाली लाइट है, इसलिए बोलते हैं इसको अनपोलराइज्ड लाइट। वंस अगेन अनपोलराइज्ड मतलब जो बीम ऑफ लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। एंड इन अनपोलराइज्ड लाइट मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चलो अब करते हैं पोलराइज्ड लाइट क्या है। पोलराइज्ड वेव लिखो या पोलराइज्ड लाइट तो बोल सकते हैं द बीम ऑफ लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन या फिर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई भी एक ऐसी बीम ऑफ लाइट हुई कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन अदरवाइज पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट।
या फिर ये हमने पैरेलल लिए, ऐसे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है तो वो भी पैरेलल तो होंगे, दोनों ऐसे सेपरेटली, दोनों को मिक्सिंग नहीं करना, दोनों सेपरेटली। ये भी पोलराइज्ड लाइट, ये भी पोलराइज्ड है, क्योंकि इन द बीम ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑल आर परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो तीनों तो पैरेलल ही रहेंगे। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लाइट इट्स कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। एंड द फिनोमेनन इन व्हिच unpolarized light gets converted into polarized light, it's called polarization। तो polarization क्या है? It is the phenomenon in which unpolarized light gets converted into polarized light। तो अगर ऐसे पूछ ले कि polarization है क्या, तो it is only the phenomenon in which unpolarized light gets converted into polarized light। तो चलो अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो पोलराइज करेगा कौन, तो उसके लिए हम सोचते हैं पोलराइजर, कि पोलराइजर जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब पोलराइजर, तो यहां पर पोलराइजर हमें दो पढ़ने हैं। फर्स्ट टूरमेलिन प्लेट, टूरमेलिन प्लेट is the one of the polarizer, and second Nicholl prism is also the polarizer। अब ये जो निकोल प्रिज्म है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर सिर्फ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूं, then Nicholl prism is made by William Nicholl, okay, और made up of calcite crystal। Nicholl prism किसने बनाया? विलियम निकोल ने। किसमें से बनाया? कैल्साइट क्रिस्टल में से इसने निकोल प्रिज्म बनाया, मतलब ऐसा प्रिज्म बनाया कि जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। वी हैव टू स्टडी ओनली द टूरमेलिन प्लेट। तो चलो अब टूरमेलिन प्लेट किसमें से बनी है? तो टूरमेलिन प्लेट बनी है टूरमेलिन क्रिस्टल में से, मेड अप ऑफ टूरमेलिन क्रिस्टल। अब ये जो टूरमेलिन क्रिस्टल है वो ग्लास जैसा ही दिखेगा हमें। इसका मतलब अगर हमारे पास एक ग्लास की प्लेट है हमारे पास और दूसरी टूरमेलिन प्लेट है, हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तुम भी नहीं और मैं भी नहीं, मतलब देखने से पता नहीं चलेगा हमें कि ये कौन सी सिंपल ग्लास प्लेट है और कौन सी ये टूरमेलिन प्लेट है, क्योंकि दोनों ऐसे लुक लाइक ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट जैसा ही दिखेगा। लेकिन जो टूरमेलिन क्रिस्टल है उसमें से टूरमेलिन प्लेट बनानी पड़ेगी। तो टूरमेलिन प्लेट बनाएंगे कैसे? देन जो टूरमेलिन क्रिस्टल है वो अंदर उसकी एक डायरेक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिक एक्सिस, मतलब द टूरमेलिन प्लेट अदरवाइज टूरमेलिन क्रिस्टल possess the direction called optic axis। चलो मैं टूरमेलिन प्लेट एक ऐसी ड्रॉ करूं कि सपोज दिस वन इज वन ऑफ द टूरमेलिन प्लेट। अब देखो ये मैंने ड्रॉ किया है बेंजीन जैसा कुछ, हाँ हेक्सागोन जैसा। तो प्लेट हेक्सागोन जैसी है ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई भी शेप में हम टूरमेलिन प्लेट बना सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में या फिर ऐसा ऐसे कोई भी ऐसे लॉन्ग सर्कुलर, कुछ भी ऐसे सर्कल के टर्म्स में हो सकता है। लेकिन हम बोलते हैं कि टूरमेलिन प्लेट, तो टूरमेलिन प्लेट के अंदर, टूरमेलिन क्रिस्टल के अंदर उसकी खुद की एक डायरेक्शन होती है। तो चलो ये कोई भी एक मैंने ड्रॉ कर दी डायरेक्शन, और इसकी थोड़ी थिकनेस भी होती है, तो थिकनेस के लिए मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ।
तो ये कुछ इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर समथिंग उसकी थिकनेस होती है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है दैट इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिक एक्सिस। ये कभी हमें डायरेक्टली दिखेगी नहीं, मतलब चलो हमारे पास टूरमेलिन प्लेट है और हम ऐसे उसको देखेंगे तो हमें तो सिंपल ग्लास जैसा ही ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा, ऐसी कोई लाइंस दिखती नहीं। हाँ, लाइंस इसके अंदर होती है लेकिन दिखेगी नहीं, सिंपल ट्रांसपेरेंट जैसा ग्लास जैसा ही दिखेगा। अब इसका काम क्या है, देन ऑप्टिक एक्सिस करेगी क्या, तो ये हम बोलेंगे हमारी अनपोलराइज्ड लाइट, ओके, जिसमें ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन पोलर डायरेक्शन। तब whenever the unpolarized light incident on the tourmaline plate, the optic axis of the tourmaline plate allow only the electric field vectors which are parallel to its optic axis। मतलब ये जो ऑप्टिक एक्सिस है उससे पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उसी को वो पास करेगा। The optic axis allow only the electric field vectors which are parallel to its axis। मतलब ऐसे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे कि जो पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस है वो पास होंगे। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द टूरमेलिन प्लेट। मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट है वही पास होंगे। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट एब्सॉर्ब बाय द टूरमेलिन, मतलब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टूरमेलिन प्लेट मतलब या ऑप्टिक एक्सिस उसको एब्सॉर्ब कर लेगी, वो सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट को ही पास करने देता है। और इसीलिए अब सोचो कि हमारा जो भी वेव था लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव जिसमें ऑसिलेशंस कैसे थे, द पैरेलल टू द डायरेक्शन, तो वो तो सभी पास हो जाएंगे, उसमें से कभी पोलराइजेशन होगा ही नहीं क्योंकि इससे पैरेलल वाले जो होंगे वो तो इसमें से पास हो जाते हैं तो डायरेक्टली पास हो जाएंगे, उसका कभी पोलराइजेशन नहीं होगा। इसीलिए हमने बोला कि ट्रांसवर्स वेव ओनली गेट्स पोलराइज्ड। कैसे? ओके, व्हाटएवर द ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अनपोलराइज्ड लाइट इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्टिक एक्सिस allow only the electric field vectors या component of electric field vectors which are parallel to its axis, the perpendicular component absorbed by the optic axis या absorbed by the tourmaline plate, only parallel component ही पास होगा। And this is the phenomenon in which unpolarized light gets converted into polarized light। करेगा कौन? टूरमेलिन प्लेट। और टूरमेलिन प्लेट के अंदर जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस है वो, ऐसा ही निकोल प्रिज्म है, जो निकोल ने प्रिज्म बनाया उसी प्रिज्म से हम यहाँ पर ऐसे पोलराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा ऐसे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ रेफरेंस के लिए याद रखो कि टूरमेलिन प्लेट मेड अप ऑफ टूरमेलिन क्रिस्टल which convert unpolarized light to the polarized light, and Nicol prism made up by William Nicol, made up from calcite crystal, which also convert unpolarized light into polarized light। तो ये है हमारे पोलराइजर। और यहाँ पर याद रखो कि ये जो टूरमेलिन प्लेट है which is one of the natural polaroid, इसको हम पोलराइड भी बोल सकते हैं। इट इज नेचुरल पोलराइड क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलता है ऐसे टूरमेलिन क्रिस्टल और उसमें से हम उसकी प्लेट्स बना रहे हैं। ओके, चलो, तो अब यही टूरमेलिन प्लेट से रिलेटेड
हमें एक क्वेश्चन करना है इसमें कि मालस लो पोलराइजेशन के केस के अंदर हमें करना है मालस लो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मालस ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो भी लाइट पोलराइज्ड होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बाय गेटिंग यूजिंग मालस लॉ। चलो तो अब ये जो मालस लॉ है, मालस ने ऐसे दो टूरमेलिन प्लेट ले ली। अब देखो हमारा जो हाथ है ऐसे, इसको हम हमारी टूरमेलिन प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी ये हमारी जगह है ऐसे लाइंस, बस उसको तुम ऑप्टिक एक्सिस मान लो, भले पूरे हाथ में नहीं है, इतने में तो है। तब मालस ने क्या किया, ऐसे दो टूरमेलिन प्लेट पैरेलल रखी। द प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट ऑप्टिक एक्सिस मेक्स एंगल थीटा विथ ईच अदर। मतलब ये जो प्लेट है वो ऐसे या ऐसे एंगल पे नहीं है। द प्लेट्स आर पैरेलल बट देयर ऑप्टिक एक्सिस मेक सम एंगल विथ ईच अदर। ऐसे पैरेलल तो है लेकिन दूसरी प्लेट ऐसे क्रॉस कर दो। ओके, तो चलो यहां पर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस वन इज अवर टूरमेलिन प्लेट जिसकी ये ऑप्टिक एक्सिस है और यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट हम इंसिडेंट करेंगे। देन जो भी लाइट पास हुई टूरमेलिन प्लेट से, ये इसकी मैंने थिकनेस दिखा दी, और तो यहां पर बोलेंगे ओनली द पैरेलल कंपोनेंट पास थ्रू इट। अब दूसरी जो टूरमेलिन प्लेट है वो इसका पैरेलल तो है लेकिन ऑप्टिक एक्सिस थोड़ी एंगल बना है इस टर्म्स में। तब जो सेकंड तुम ड्रॉ करो तो उससे पहले सबसे पहले इसका तुम ऑप्टिक एक्सिस ड्रॉ करो, थोड़े क्रॉस ऐसे। तो ये क्रॉस उसकी ऑप्टिक एक्सिस, और फिर उसको कवर करती हुई ऐसे टूरमेलिन प्लेट तुम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द सेकंड टूरमेलिन प्लेट जो थोड़ी ऐसे क्रॉस रखी हुई और ये उसकी कुछ थिकनेस। चलो तो अब ये जो भी यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट, मतलब जो पैरेलल ऑप्टिक एक्सिस से पास होगा, अब ये जो है वो यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होगा और यहाँ पर बोलेंगे कि ये एंगल थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द टूरमेलिन प्लेट। जितना एंगल होगा उतना ही यहाँ पर दूसरा जो है उसके साथ एंगल बन सकता है। तब यहाँ पर इसके हमें दो कंपोनेंट मिल सकते हैं। दिस वन कंसीडर एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बोलो। अब यहाँ पर ये जैसे इंसिडेंट होगा देन ई नॉट के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक पैरेलल जिसको बोलेंगे ई नॉट कॉस थीटा, और दूसरा जो मिलेगा वो परपेंडिकुलर ई नॉट साइन थीटा। और अब यहां से जो भी रेस पास हुई तो ई नॉट कॉस थीटा कंपोनेंट पास थ्रू द टूरमेलिन प्लेट एंड साइन कंपोनेंट एब्सॉर्ब, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस allow only the electric field vectors which is parallel to the axis। तो पैरेलल टू द एक्सिस कौन सा है, तो बोलते हैं कि जिधर का कोण उधर का कॉस, तो कॉस कंपोनेंट पास होगा और साइन कंपोनेंट एब्सॉर्ब। तो यहाँ पर जो भी हमें रेज मिलेगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट ही होगा और यहाँ पर हमें उसकी इंटेंसिटी चाहिए। देन वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। Then I naught proportional to E naught square and I proportional to E naught square cos square theta,
क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो बस इन दोनों का आप रेशियो ले लो। अगर I अपॉन I नॉट में ले लो, देन I अपॉन I नॉट इज E नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन E नॉट, तो बचेगा ओनली cos स्क्वायर थीटा। एंड I can say I is equal to I naught cos square theta. This is the Malus law, the equation of the Malus law. अगर स्टेटमेंट बोलना है, then we can say the intensity of the polarized light is directly proportional to the square of the cosine component of the electric field. Okay, then we can say I is equal to I naught cos square theta. स्टेटमेंट से ज्यादा उसका इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और पोलराइजेशन के केस में, मालस लॉ के केस में, ये इक्वेशन तुम्हें याद करनी है कि I is equal to I naught cos square theta. Theta is the angle between two polarizer या two optic axis जो गिवन होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन होगी, और पूछेंगे कि उसमें इंटेंसिटी कितनी होगी, तो डायरेक्ट हम मालस लॉ यूज करके I is equal to I naught cos square theta हो सकता है। चलो, अब कई बार इसका यूज पूछते हैं कि यूज ऑफ द टूरमेलिन प्लेट या यूज ऑफ द पोलराइजर एज ए एनालाइजर, मतलब टूरमेलिन प्लेट का यूज हम एनालाइजर के टर्म्स में कर सकते हैं। एनालाइजर मतलब टू एनालाइज, तो क्या एनालाइज करना है हमें, तो टूरमेलिन प्लेट से हम पता कर सकते हैं कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर वो खुद अनपोलराइज है क्या पोलराइज है। मतलब यूजिंग टूरमेलिन प्लेट वी कैन एनालाइज दैट द इंसिडेंट लाइट इज आइदर अनपोलराइज और पोलराइज। टूरमेलिन प्लेट से हमें पता चल सकता है। चलो कैसे, तो ये एक कंसीडर करो कि ये तुम्हारा हाथ, ये जो लाइंस है वो उसकी ऑप्टिक एक्सिस, और यही टूरमेलिन प्लेट है। चलो, अब यहां पर मैंने कोई भी लाइट इंसिडेंट कर दी, सोच लो कि ये अनपोलराइज लाइट है या पोलराइज लाइट, कोई भी है, हाँ, और फिर क्या करो, एज अ एनालाइजर में तुम्हें उसमें जजमेंट लेना है कि ये इंसिडेंट लाइट है वो पोलराइज है कि अनपोलराइज। Then after incident the light just give complete rotation to the tourmaline plate, मतलब ये टूरमेलिन प्लेट का पूरा रोटेशन देगा। तब अगर लाइट ये अनपोलराइज लाइट है, हाँ, तो क्या होगा, हमें ड्यूरिंग वन रोटेशन हमें एक एक जो भी उसका कंपोनेंट सभी डायरेक्शन में है, तब जो लाइट पास हो गई टूरमेलिन प्लेट में उसमें उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं आएगा। जो भी पहले इंटेंसिटी डिक्रीज होने वाली है, मतलब जो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है उससे पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, और बोल सकते हैं मालस लॉ से एग्जैक्टली हाफ होगी। कैसे, हम न्यूमेरिकल करेंगे उसका, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट is half of the unpolarized light। लेकिन अब यहाँ पर मैंने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट की, मतलब उसमें सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, और यहाँ पर इंटेंसिटी हाफ तो हो ही गई, और फिर इसको रोटेशन दे दो, वन कंप्लीट रोटेशन, तो जैसे जैसे ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस जो भी डायरेक्शन में होगी सभी हमें कंपोनेंट एक एक मिलेंगे, तो यहां पर इंटेंसिटी उसके बाद चेंज नहीं होगी। मतलब whenever unpolarized light incident on the tourmaline plate and in one complete rotation of the tourmaline plate, intensity of the polarized light does not change। तब अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द टूरमेलिन प्लेट डज नॉट चेंज, देन इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड। चलो यहां से देखो, अब यहां पर ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक ही टूरमेलिन प्लेट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें ये कंडीशन में ये वाली कंपोनेंट पास हुआ, फिर इसको तुमने क्रॉस किया, रोटेशन दिया, तो
ऐसे क्रॉस होगी ऑप्टिक एक्सिस तो ये वाला पास होगा, तो भी हमें ये थोड़ा ऐसे क्रॉस मिलेगा। फिर ऐसे कंप्लीट रोटेशन दे दो और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द टूरमेलिन प्लेट डज नॉट चेंज, देन द इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड। अब अगर लाइट पोलराइज्ड है मतलब उसमें एक ही टाइप का कंपोनेंट है, तो क्या होगा देखो, जैसे तुम रोटेशन दोगे, जैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें, तो परपेंडिकुलर तो कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब जैसे परपेंडिकुलर हुआ ऐसे तो इंटेंसिटी 0 होगी, फिर ऐसे हुआ तो वापस पैरेलल हुआ तो लाइट वापस पास हुई, फिर वापस ऐसे करोगे तो वापस 0 हो जाएगी। मतलब इन वन कंप्लीट रोटेशन इंटेंसिटी ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस 0, देन द इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। चलो अब ये पोलराइज्ड लाइट है, इसमें ऐसा करो कि इसको वन कंप्लीट रोटेशन दे दो, तो जब ये पैरेलल होगा तो पूरी इंटेंसिटी पास होगी, फिर जैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्वेशन के हिसाब से भी बोलो cos 90 0 हो जाएगा, फिर वापस। तो इन वन कंप्लीट रोटेशन इफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पास थ्रू द टूरमेलिन प्लेट ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस 0, देन इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसे हम उसका एनालाइजर का भी यूज कर सकते हैं, आया समझ में? तो ऐसा वापस बोल दे कि टूरमेलिन प्लेट एज एनालाइजर कैसे, तो बाय गिविंग वन कंप्लीट रोटेशन टू द टूरमेलिन प्लेट, if intensity of the light pass through the tourmaline plate does not change, then incident light is unpolarized. And in one complete rotation of the tourmaline plate, the light pass through the tourmaline plate gets twice maximum, twice 0, then incident light is polarized light. तो ऐसे हम उसका एनालाइज भी कर सकते हैं कि लाइट जो है इंसिडेंट लाइट है वो अनपोलराइज्ड है कि पोलराइज्ड है। क्लियर आया समझ में? अब इसी पोलराइजेशन के केस में अब दो केस बाकी है कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। मतलब अब ये हमारे लास्ट दो टॉपिक बाकी है फॉर द केस ऑफ पोलराइजेशन। आज हमने कर दिया पोलराइजेशन बाय टूरमेलिन प्लेट, अब नेक्स्ट टाइम पे हम करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ द